अगर हम एक ऐसी पुरानी मोहर पर गौर करें जिसके बीचों बीच एक विशाल ताकतवर हाथी का चेहरा है। हम्म और इस हाथी के ठीक पीछे भारत का नक्शा बना हुआ है। सही कहा। और इस चित्र के ऊपर लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया, यानी भारतीय विधान परिषद। ये कोई आम मोहर तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये हाथी का प्रतीक दरअसल इस संविधान निर्माण की जो एक विशाल, भारी और बेहद जिम्मेदारी भरी प्रक्रिया थी ना, उसको दर्शाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी पहाड़ को खिसकाने जितनी बड़ी और जटिल थी। आज हम इस दस्तावेज के माध्यम से इतिहास के उस पन्ने को खोल रहे हैं जब इस पहाड़ को खिसकाने की शुरुआत हुई थी। हाँ, क्योंकि एक नए राष्ट्र का निर्माण कोई छोटी बात थोड़ी होती है। और आज के इस गहरे अध्याय का विषय यही है। हम 11 दिसंबर 1946 के दिन भारतीय विधान परिषद की बैठक के स्रोत और दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सभापति यानी परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। राइट। लेकिन इस अध्याय का मकसद सिविक चुनाव की कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नए राष्ट्र के निर्माण के पहले कदम पर कितनी अलग अलग आवाजें, आशाएं और टकराव एक ही कमरे में मौजूद थे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक विशाल परिवार का उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे किसी बड़े परिवार का एक नया घर बन रहा हो। हाँ, ये एक बहुत सटीक उदाहरण है ना? मतलब इस नए घर का नक्शा तैयार हो रहा है और परिवार का हर सदस्य इस नक्शे पर अपनी बात रखना चाहता है। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सदियों से दबे कुचले रहे हैं और अब बराबरी का हक मांग रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इस नए नक्शे को ही गलत मानते हैं। और देखिए, कुछ ऐसे नाराज रिश्तेदार भी हैं जो उस बैठक में हिस्सा ही नहीं ले रहे। प्रेरक होती है। उस दिन उस कमरे में जो कुछ भी हुआ वो इस बात का प्रमाण है कि विविधता और मतभेदों के बीच एक आम सहमति बनाने का प्रयास कैसे किया जाता है। तो बैठक की शुरुआत होती है और कुर्सी पर बैठे हैं अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, वो सदस्यों को सूचित करते हैं कि सभापति पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जेबी कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तावित किया है। और बिना किसी विरोध के ये चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो जाता है। लेकिन इस औपचारिक प्रक्रिया के बीच एक ऐसी घटना सामने आती है जो सच में इतिहास के संयोग को दर्शाती है। अरे हाँ, वो 1892 वाला किस्सा। बिल्कुल। डॉक्टर सिन्हा उस समय अपना एक पुराना किस्सा सभा के सामने रखते हैं। उन्होंने 1902 में, यानी इस दिन से ठीक 44 साल पहले, हिंदुस्तान रिव्यू नाम की पत्रिका में एक लेख लिखा था। उस वक्त राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हाँ, और डॉक्टर सिन्हा ने तभी ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये प्रतिभाशाली नौजवान एक दिन राष्ट्रीय नेता बनेगा। 44 साल 44 साल का वक्फा कोई छोटा वक्त नहीं होता। सही कहा। और फिर वही डॉक्टर सिन्हा अपने ही हाथों से उन्हें सभापति के आसन पर बैठा रहे थे। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये दर्शाता है कि उस कमरे में बैठे लोग किस तरह अपने निजी इतिहास को देश के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। ये सच में एक बेहद भावुक संयोग था। लेकिन इस जज्बाती लम्हे के ठीक बाद बैठक में जो भाषण हुए ना, उन्होंने इस सभा के अस्तित्व और ताकत पर बहुत गहरी चोट की। आपका इशारा सर एन गोपालास्वामी अयंगर के भाषण की तरफ है। बिल्कुल। यहाँ अयंगर के भाषण का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने जो कहा वो संप्रभुत्व यानी सॉवरेनिटी की एक दृढ़ जिद थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि ये सभा किसी बाहरी शक्ति के आदेश पर निर्भर नहीं है, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या उनका कैबिनेट मिशन। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि संप्रभुत्व इस सभा के पास है, यानी ये अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ये एक नए राष्ट्र के आत्मसम्मान का ऐलान था। लेकिन एक सेकंड, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। अगर उस वक्त ब्रिटिश सेना भारत में थी, वायसरॉय वहां थे और सत्ता पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं हुई थी, तो क्या यह संप्रभुत्व का दावा सिर्फ शब्दों का खेल था? ये एक बहुत लाजमी सवाल है ना? मतलब कहीं ये सिर्फ दिखावा तो नहीं था, जहां कानूनी तौर पर ताकत अभी भी अंग्रेजों के पास थी और सभा के सदस्य सिर्फ अपने आत्मसम्मान को दिलासा दे रहे थे। ये कश्मकश उस वक्त के माहौल की सबसे बड़ी सच्चाई थी। पर अगर हम अयंगर के शब्दों के पीछे की मनोस्थिति का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? ये एक नए राष्ट्र के आत्मसम्मान का और अपनी शर्तों पर आजादी लेने का ऐलान था। अयंगर ने क्लियरली कहा था कि कैबिनेट मिशन ने भले ही इस सभा का खाका तैयार किया हो, लेकिन इस सभा को अपनी ताकत उन 3 ब्रिटिश मंत्रियों से नहीं मिलती।
इस सभा को ताकत मिलती है भारत की जनता से, जिसने इस योजना को स्वीकार किया है। राइट। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता हस्तांतरण दरअसल एक प्रक्रिया है, कोई उपहार नहीं जो अंग्रेज उन्हें दे रहे थे। अयंगर ने आगे यह भी कहा कि अब सत्ता हस्तांतरण का फैसला, उसकी शर्तें और तरीके, ये सब अब इस सभा के हाथ में है। वाह, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने एक कानूनी और मनोवैज्ञानिक दरवाजा बंद कर दिया था। अब कोई बाहरी ताकत इस कमरे में आकर उन्हें आदेश नहीं दे सकती थी। सही पकड़ा आपने। संप्रभुता का ऐलान हो गया, नया घर बनाने के लिए जमीन पर कब्जा हो गया। लेकिन आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। एक बार सभापति चुन लिए गए तो बारी आई बधाई संदेशों की, और दस्तावेजों से पता चलता है कि ये सिर्फ औपचारिक शब्दों के संदेश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। हर संदेश के पीछे उस नए घर के नक्शे के लिए अपनी जरूरतें समझाने की कोशिश थी। यहाँ डॉक्टर एस राधाकृष्णन के भाषण ने पूरी सभा का ध्यान खींचा। उन्होंने अलग अलग साजों की धुन का एक बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण दिया था। हाँ, ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण। उन्होंने उस सभा को संगीत के एक ऐसे आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया जहां अलग अलग साज बज रहे हैं, जैसे कोई बांसुरी बजाता है, कोई सितार। सबकी अपनी अलग धुन होती है, सबका आकार और आवाज अलग होती है, पर जब वो एक निश्चित ताल में मिलकर बजते हैं तो एक सुकून देने वाला संगीत बनता है। एग्जैक्टली। राधाकृष्णन का मानना था कि भारत की विविधता भी बिल्कुल वैसी ही है, चाहे कितने भी अलग धर्म, भाषा या जातियां हों, जब वो एक साथ आएंगे तो एक नए राष्ट्र की खूबसूरत धुन बनेगी। और इस एकता को समझाने के लिए उन्होंने एनाटोले फ्रांस और भगवान बुद्धा का जिक्र किया था। एनाटोले फ्रांस वाला किस्सा वाकई ध्यान देने योग्य है। आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, राधाकृष्णन ने बताया कि कैसे पेरिस के एक म्यूजियम में एनाटोल फ्रांस ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखकर ध्यान लगाया था। उन्होंने महसूस किया कि उस शांत चेहरे में ही मानवता का असल रास्ता छिपा है, ज्ञान, करुणा और एकता। राधाकृष्णन इस किस्से के माध्यम से यह संदेश दे रहे थे कि चाहे हिंदू हों या मुसलमान, राजा हों या किसान, इस जमीन और आसमान ने मिलकर सबको एक दूसरे का बना दिया है। यानी घर का नक्शा ऐसा होना चाहिए जिसमें सब एक साथ शांति से रह सकें। राधाकृष्णन का ये भाषण इस नए निर्माण की एक दार्शनिक और आत्मिक नींव रख रहा था। पर इस दार्शनिक विचारधारा के ठीक साथ उसी कमरे में जमीनी हकीकत की बहुत ही कड़ी और चुभती हुई आवाजें भी गूंज रही थी। सही कहा। अगर स्रोत को देखें तो पता चलता है कि कैसे वंचित वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने हक की बात पूरे जोर के साथ सामने रखी। वीआई मुनिस्वामी पिल्लई ने 6 करोड़ हरिजनों की तरफ से आशा जताई। उनका संदेश क्या था वहाँ? उनका संदेश बिल्कुल साफ था कि इस नई शुरुआत में उन्हें सदियों के शोषण के बाद बराबरी का हक और सामाजिक न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। वो एक तरह से सभापति को बता रहे थे कि नए घर की नींव में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, फ्रैंक एंथोनी ने अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज की तरफ से अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सभापति से सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण की मांग की। वो नए भारत में अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐसी जगह सुनिश्चित करना चाहते थे जहां उन्हें दबाव में न जीना पड़े। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एक ऐसी शख्सियत देखी जो सबको साथ लेकर चल सके। लेकिन इस सभा में एक आवाज ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग और बेहद कड़ी थी, और वो थी जयपाल सिंह की आवाज। उन्होंने आदिवासियों की तरफ से ऐसी मांग रखी जिसने पूरे भाषण का रुख ही बदल दिया। बिल्कुल। जयपाल सिंह का भाषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर संप्रभुता की परिभाषा को ही चुनौती दे दी थी। उन्होंने आदिवासियों की तरफ से बात रखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो इस जमीन के असली मालिक हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। बहुत बड़ी। उनका कहना था कि जब मुल्क में भारत छोड़ो चल रहा है तो पहले अंग्रेज यहाँ से बाहर जाएं, और फिर जो दूसरे बाहरी लोग यहाँ सदियों पहले आए हैं वो भी इस बात को माने ताकि आदिवासियों का अधिकार वापस स्थापित हो सके। सोचिए, एक ऐसे कमरे में जहां ज्यादातर लोग वकील और उच्च वर्ग के थे, वहां जयपाल सिंह का ये कहना कि ये जमीन ही हमारी है, ये तो सच में एक बहुत बड़ा ऐलान था। वो उस नए घर के नक्शे पर सिर्फ एक कमरा नहीं मांग रहे थे, वो बता रहे थे कि जिस जमीन पर ये घर बन रहा है उसके असली हकदार वो हैं। और ये सारी बातें पॉइंट आउट करती हैं कि ये सभी लोग
राजेंद्र प्रसाद में एक निष्पक्ष संरक्षक देख रहे थे। वो सब चाहते थे कि जो नया कानून बने वो उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखे, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं था कि ये सभा सिर्फ मीठी बातों और उम्मीदों का मंच थी। यहाँ टकराव भी था, सियासी गर्मी भी थी और कुछ ऐसी खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा शोर मचा रही थी। हमारे स्रोत इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां विरोध और असहमति भी पूरी तरह खुलकर सामने आई। यहाँ एक छोटी सी क्लैरिफाइंग बात, हम उन विचारधाराओं का सामान्य रूप से विश्लेषण कर रहे हैं बिना किसी पक्षपात के। उदाहरण के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा की आवाज। सही कहा, हम यहाँ सिर्फ स्रोत की बात कर रहे हैं। सोमनाथ लाहिरी का भाषण इस असहमति का सटीक उदाहरण था। उनके तेवर बाकी सभी नेताओं से बिल्कुल अलग थे। जहां बाकी लोग संप्रभुता और कानून निर्माण के दार्शनिक पहलुओं पर बात कर रहे थे, वहां लाहिरी ने पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने तो कैबिनेट मिशन की योजना को सीधे तौर पर पैशाचिक बता दिया। पैशाचिक यानी डिमोनिक। हाँ, उनका मानना था कि आज़ादी मांगने या कानून बनाने की ये जो धीमी प्रक्रिया है, ये दरअसल साम्राज्यवादी ताकतों के साथ एक समझौता है। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि हम यहाँ बैठकर लंबा चौड़ा कानून क्यों बना रहे हैं। सभा को चाहिए कि वो बिना वक्त जाया किए तुरंत आज़ादी की घोषणा करे और ब्रिटिश वाइसरॉय और सेना को वहां से बाहर कर दे, कि मारकर तुरंत निकाला जाए और कानून वगैरह बाद में देखा जाए। ये भाषण उस बेचैनी को दर्शाता है जो उस वक्त देश के एक बड़े हिस्से में थी कि अंग्रेजों से मिल बैठकर समझौता करने के बजाय सीधे और तुरंत टकराव किया जाए। वही दूसरी तरफ एक और अलग किस्म की पीड़ा थी जो खान अब्दुल गफ्फार खान के भाषण में झलक रही थी, जिन्होंने अपने आप को दार्शनिक या वकील मानने के बजाय एक देहाती आदमी कहलाना पसंद किया। हाँ, जिनको दुनिया फ्रंटियर गांधी के नाम से जानती है। उनका दर्द किसी कानून या संविधान की बारीकी का नहीं था। उन्होंने तो भाषण की शुरुआत में ही कह दिया कि उन्हें ये रस्म रिवाज और बधाई देने का तरीका समझ नहीं आता। नहीं की, बल्कि जमीनी सच्चाई सामने रखी, गरीबी, किसानों की बुरी हालत और गुलामी की बेड़ियों का दर्द। उन्होंने बड़ी भारी आवाज में कहा कि देश तबाह हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं और इस बेबस हालत से वो तंग आ चुके हैं। एक तरफ जहां लोग भविष्य के दार्शनिक नक्शे बना रहे थे, वहां गफ्फार खान याद दिला रहे थे कि बाहर लोग वर्तमान में खुट रहे हैं। और गफ्फार खान के भाषण में उस डर का भी जिक्र था जो इस पूरी सभा को अंदर ही अंदर खा रहा था। ये एक ऐसी खामोशी थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। दस्तावेजों में बार बार इस चोट का जिक्र आया है और वो थी मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति। बिल्कुल, उनकी खाली कुर्सियां उस कमरे का सबसे बड़ा और कड़वा सच थी। गफ्फार खान ने कहा कि सफर के दौरान उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और देश के भले के हिसाब से अपना रास्ता चुनने की आजादी होनी चाहिए, बिना किसी डर या मजबूरी के। अगर हम राधा कृष्णन से लेकर गफ्फार खान तक के भाषणों को देखें तो लगभग सभी ने इन खाली कुर्सियों पर गहरा दुख जताया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे परिवार के कुछ अहम सदस्य नए घर के नक्शे पर चर्चा करने से इनकार करके बाहर खड़े हों और उनकी हिस्से के कमरे खाली पड़े हों। राधाकृष्णन ने भी कहा था कि एक समुदाय को दूसरे से भिड़ा देना, उनके बीच जहर घोलना दरअसल अंग्रेजों की लंबी चाल थी। उन्हें उम्मीद थी कि ये अनुपस्थिति बस कुछ वक्त की होगी और जल्दी ही ये खाली कुर्सियां भर जाएंगी। ये खाली कुर्सियां सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, ये एक आने वाले तूफान की खामोशी थी। सभा का हर नेता इस खामोशी को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था, पर इन सब भारी बातों, टकराव और दर्द के बीच माहौल में थोड़ी सी रोशनी और हंसी मजाक का रंग भी भरा गया। ओह हाँ, सरोजनी नायडू जी का भाषण। हाँ, उनकी शुरुआत ही आम भाषणों से अलग और कविता के अंदाज में हुई। उनका भाषण इस बैठक का एक ऐसा मोड़ था जहां माहौल थोड़ा हल्का जरूर हुआ, पर उसके पीछे का अर्थ उतना ही गहरा रहा। उन्होंने आते ही बड़ी मजेदार और तीखी बात कही थी। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि औरत ही आखिर में बोलती है और बहुत बोलती है, इसलिए वो सबसे अंत में बोलने आई हैं। इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े और उस भारी माहौल में एक राहत आई। लेकिन इस हल्के फुल्के मजाक के तुरंत बाद उन्होंने डॉक्टर प्रसाद के व्यक्तित्व को एक नया और खूबसूरत रूप दिया। उन्होंने डॉक्टर प्रसाद को कोई तलवारधारी संरक्षक नहीं, बल्कि एक पुष्पधारी देवदूत बताया, यानी एक फ्लावर्ड एंजल। एक ऐसे व्यक्ति जो तलवार से नहीं बल्कि फूलों की तरह लोगों के दिलों पर जीत हासिल करते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। एक शांत और निष्पक्ष नेता की ऐसी कल्पना उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। और इसके बाद आती है उस पूरे दिन की सबसे अहम कड़ी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपना वक्तव्य, जब उन्होंने सभापति का आसन ग्रहण किया।
उनका भाषण तो सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन नहीं था, बल्कि इस नए भारत के आधार को परिभाषित करने वाला दस्तावेज था। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले अपनी निष्पक्षता का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कुर्सी पर बैठते ही अब उनका किसी एक राजनीतिक पार्टी या फिरके से कोई लेना देना नहीं रहा। वो अब इस बैठक में मौजूद और अनुपस्थित हर सदस्य के हैं। सुनने में शायद ये आम शब्द लगें, पर किसी भी नेता के लिए अपनी सारी पुरानी राजनीतिक निष्ठाएं और रिश्ते पीछे छोड़ देना और खुद को सिर्फ एक संरक्षक की भूमिका में ढाल लेना बहुत बड़ी बात होती है। सही कहा। इसके बाद उन्होंने वही विषय उठाया जिस पर अयंगर ने शुरू में बात की थी, संप्रभुता। डॉक्टर प्रसाद ने साफ किया कि ये सभा पूरी तरह से स्वतंत्र है और अगर सभा चाहे तो वो अपने ऊपर लगे किसी भी प्रतिबंध को तोड़ सकती है। उन्होंने ये बात किसी गुस्से या आक्रोश में नहीं, बल्कि एक नेता के शांत आत्मविश्वास के साथ कही। वो जानते थे कि उनकी ताकत जनता की आशाओं में है, अंग्रेजों के कानून में नहीं। लेकिन उनके भाषण का जो सबसे प्रभावशाली हिस्सा था वो उन खाली कुर्सियों के बारे में था। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि जो सदस्य यानी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि उस दिन वहां मौजूद नहीं है, उनकी वजह से इस सभा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये एक बेहद गहरा लोकतांत्रिक नजरिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि सभा को हर कदम पर, हर नियम बनाते वक्त ये सोचना होगा कि अगर वो अनुपस्थित सदस्य यहाँ होते तो उनका नजरिया क्या होता। उनके हितों और बातों को ध्यान में रखकर फैसले लेने होंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि वो जल्दी ही लौटकर उन कुर्सियों पर बैठेंगे। ये सच में सोचने वाली बात है कि जो लोग उस दिन सामने नहीं थे, जो आपसे राजनीतिक तौर पर असहमत थे और वहां आना तक नहीं चाहते थे, उनके हितों का भी ध्यान रखने का वचन लिया जा रहा था। ये लोकतंत्र का सबसे ऊंचा मूल्य है। बिल्कुल, ये सिर्फ बहुमत या आंकड़ों का खेल नहीं था। ये परिवार के उस नाराज रिश्तेदार को भी नए घर में बराबर की जगह देने की कोशिश थी। ये दर्शाता है कि उस दिन नियत सिर्फ कानून बनाने की नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने की थी। और इस वक्तव्य के बाद मीटिंग के अंत में कुछ औपचारिक कदम भी उठाए गए। सभा के कार्य संचालन और नियम तैयार करने के लिए 15 सदस्यों की एक नियम निर्मात्री समिति चुनी गई, जिसमें जी दुर्गाबाई और के.एम. मुंशी जैसे अहम नाम शामिल थे। लेकिन इन औपचारिक कदमों के साथ एक और छोटी पर बेहद मायने रखने वाली घटना हुई, जो सभापति की कार्यशैली में पहले दिन से आया बदलाव दर्शाती है। आप उस हाथ मिलाने वाली बात का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा ही दिलचस्प बदलाव था। पहले दिन सभा की कार्यवाही के दौरान डॉक्टर सिन्हा ने समय बचाने के लिए सदस्यों से हाथ मिलाने की रस्म को रोक दिया था, क्योंकि वक्त कम था और लोग ज्यादा। पर डॉक्टर प्रसाद ने क्या किया? बैठक खत्म होने पर डॉक्टर प्रसाद ने अपनी कुर्सी छोड़ी, नियम तोड़ा और पूरी सभा में घूमकर सभी सदस्यों से हाथ मिलाया। अरे वाह! वो उन सभी नए आवाजों और चेहरों से खुद को जोड़ना चाहते थे जो कल तक असमंजस में थे कि ये सभापति उन्हें कितना समझेगा। एक छोटे से हाथ मिलाने की रस्म ने पूरे कमरे के तनाव को तोड़ दिया था। सच में इस एक दिन की कार्यवाही के अध्ययन से हमें नए भारत की नींव की एक पूरी स्पष्ट झलक मिलती है। एक ऐसी जगह जहां असीम आशा है, वहीं काफी भारी दबाव भी है। अंग्रेजों की मौजूदगी और सत्ता हस्तांतरण का जटिल प्रश्न तो वहां है ही, और लोगों के बीच भाषा, धर्म और अधिकार को लेकर गहरे मतभेद हैं, असहमतियों की गर्म आवाजें हैं, और इन सब भारी चुनौतियों के बावजूद सबको साथ लेकर चलने की एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वहां मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आने वाले सालों का पूरा संविधान लिखा जाना था। इस अध्याय के अंत में उस हाथी और नक्शे वाली मोहर को ध्यान में रखना जरूरी है। दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि सदस्यों ने आशा जताई थी कि उनका बनाया ये कानून, ये संविधान हमेशा के लिए इस नए घर की सारी समस्याओं का हल करेगा। पर इतिहास को देखकर और इन भाषणों की रोशनी में एक आखिरी और चिंतन योग्य सवाल उभरता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो सवाल उस नियत से जुड़ा है जो किसी भी संविधान या कानून को प्राण देती है। सही कहा। सवाल ये है कि क्या कोई भी कानून या कोई भी संविधान कभी भी अपने आप में पूरी तरह मुकम्मल या दोष रहित हो सकता है? या फिर किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत इस बात में नहीं होती कि कानून की किताबों में शब्दों के जरिए क्या लिखा गया है, बल्कि इस बात में होती है कि उन कानूनों को समझने और अमल में लाने वालों की नीयत कितनी पाक, उदार और निष्पक्ष है। ठीक वैसे ही जैसे उस कड़ी सर्दी के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभापति की कुर्सी पर बैठकर अपनी और उस पूरी सभा की नीयत का ऐलान